हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं चेक पॉइंट 6.2 ऑफ टीसी पांडे सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्पीड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज। तो यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है कि फोर्स जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के। तो यहाँ पे बोल रखा है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, हर मतलब टाइम पे ही के बारे में ही बात किया गया है। तो यहाँ पे स्पीड दे रखा है और हमको काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम के बीच रिलेशन निकालना है। तो हम लोग या तो फिर उसका कोई इक्वेशन अगर जानते हैं काइनेटिक एनर्जी टाइम के बीच में वो लिखे, या जो दिया हुआ है उसी से हम लोग हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग रिलेशन फाइंड करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या था कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड के, ठीक है। तो फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक वेलोसिटी को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा, टाइम में अगर तोड़ें, क्योंकि हम लोग को टाइम और काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन चाहिए, तो हर चीज़ को जो है हम लोग क्या करेंगे, टाइम में तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये m हो जाएगा इंटू में dv/dt, क्योंकि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, इंटीग्रेशन होता है। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ लिखें तो ये जो हो जाएगा मास v जो है इस साइड चला जाएगा, तो v dv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड। अब इंटीग्रेट हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सेम साइड आ गया ना, ये डी वी आ गया, इसका मतलब एक तरीक़े से यूनिट आ गया और इसका छोटा सा स्मॉल वैल्यू आ गया। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करके देखेंगे, क्योंकि टाइम छोटा छोटा टाइम मिलकर बड़ा टाइम बनाएगा और स्पीड भी छोटा छोटा मिलकर स्पीड बनाएगा। तो कहीं ना कहीं ये काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच में रिलेशन को दे सकता है, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे, v²/2 हो जाएगा। लिमिट यहाँ पे नहीं देख रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे t हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो एक काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हाफ mv² है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है किस चीज़ के, टाइम के। इस वजह से हम लोग रिलेशन निकाल के बता सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। इस वजह से जो फर्स्ट का जो आंसर चला जाएगा वो बी चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द स्पीड ऑफ ए व्हीकल इज इंक्रीज बाई 1 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, देन ओरिजिनल स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या होगा। तो हम लोग इसका सॉल्यूशन देखें। यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो बोल रहा है एग्जैक्ट वही हम लोग उतार देंगे। बोल रखा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी दुगनी हो जाती है जब इसकी स्पीड को इसके नॉर्मल जो उसका ओरिजिनल स्पीड था उससे 1 बढ़ाया जाए, यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो बनेगी वो इनिशियल का डबल हो जाएगी। ओरिजिनल का बोल रहा है ना कि डबल हो जाएगी। तो जो बोला है जिसका मान उसका सूत्र लगाते हैं, या जो कंडीशन है वही उतार देते हैं। तो ये सिंपल सा हम लोगों ने कंडीशन उतार दिया। अब सिंपल सा जो है वहाँ पे लिख देते हैं, ये हाफ मास तो वहीं रहेगा, स्पीड कितना बढ़ाना है v+1, यानी कि इसका इनिशियल स्पीड में बढ़ाया गया हाफ mv², क्योंकि इनिशियल जो वेलोसिटी थी उसको हम लोग v मान के चल रहे हैं। तो इसका हाफ मास तो पहले ही रहेगा और v का स्क्वायर, और इंटू में जो 2 पहले था यहाँ का वो 2 यहाँ लिख देंगे, हाफ mv² का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल स्पीड निकालेंगे इस कंडीशन से। 2 से 2 कट गया, मास से यहाँ पे मास कट जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को मिला क्या, यहाँ पे हम लोगों को मिला v+1 का होल स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे इधर हम लोगों को मिल जा रहा है दैट इज़ द v², ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा v² का तोड़ते हैं स्क्वायर रूट, तो a² प्लस में b² प्लस में 2ab, और यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए 2v², ये हो गया। और अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा v² माइनस में 2v माइनस में 1 बराबर 0। अगर इसको हम लोग करें तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आ रहा है वो a आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ईजी है, कोई सॉल्व कर लेगा, है ना। डी जो है डी वाले फॉर्मूला से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ईजी होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, रनिंग मैन हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ द बॉय हुज मास इज हाफ द मास ऑफ द मैन। यानी यहाँ पे बोल रखा है कि जो काइनेटिक किसी भी मैन जो दौड़ रहा है उस मैन का जो काइनेटिक एनर्जी है वो आधी है किसकी भाई, किसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय की, किसी बॉय की काइनेटिक एनर्जी की आधी है। ये बात तो बोला ही है, साथ में ये भी बोला है कि जो हुज मास इज हाफ द मास ऑफ द मैन, यानी कि जो मास ऑफ बॉय है वो मैन के मास का आधा है, यही बात बोला है। दूसरा कंडीशन भी लिखा गया, यही बात बोला है।
अब वो रखा है कि द मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन द हैज़ सेम काइनेटिक एनर्जी एज द दैट ऑफ द बॉय। ओरिजिनल स्पीड दोनों का क्या होने वाला है ना, कि मतलब कि जो स्पीड था मैन का वो 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा, तो दोनों का स्पीड दोनों का काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया। तो जो कंडीशन है वही हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, स्पीड के बीच में रिलेशन निकालेंगे, ताकि हम लोग जब जो मेन कंडीशन दे रखा है काइनेटिक एनर्जी सेम है उसमें रखें तो एग्जैक्ट स्पीड हम लोगों को पता चल सके। तो चलो भाई, तो ये इक्वेशन है जो फर्स्ट नंबर इक्वेशन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो बोला है इसी कंडीशन को, ये वाला इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है मैन का हाफ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के। तो चलो भाई, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो मास किस चीज़ का भाई, मास ऑफ मैन। वेलोसिटी भी किस चीज़ का भाई, मैन का होल स्क्वायर जो है वो किस चीज़ के बराबर है। थोड़ा कलर चेंज करा जाए, कलर इसमें हरा में हाफ इंटू में मास ऑफ बॉय इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर, और इसका क्या है, आधी है। तो ये आधी हम लोगों ने लिख लिया। अब ऊपर करा जाए, अब आधी से आधा कटा। मास ऑफ मैन, यहाँ पे हम लोग मास ऑफ मैन को कन्वर्ट कर देते हैं। मास ऑफ मैन क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाएगा तो 2 टाइम्स मास ऑफ बॉय, 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बॉय इंटू में वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर बराबर मास ऑफ मैन इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर इंटू में हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ बॉय से मास ऑफ बॉय भी कट गया, तो ये हो गया 4 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर बराबर वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर, और दोनों तरफ अंडर रूट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को देखने पड़ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉय जो है वो 2 टाइम्स है वेलोसिटी ऑफ मैन के, है ना। साइन नहीं ले रहा है, इस वजह से प्लस माइनस हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन हमको मिल चुका है। तो हम लोग सीधे यहाँ से आंसर भी निकाल सकते हैं क्या, कि यहाँ पे बॉय की वेलोसिटी जो है 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन है। तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें एक वेलोसिटी उसकी आधी हो। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो बी वाला ऑप्शन है वहीं आपका आंसर सही होगा, क्योंकि यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे एक की वेलोसिटी यहाँ पे है तो दूसरी की वेलोसिटी उसकी दुगनी है ना। बाकी ऐसा में कुछ नहीं है। तो यहाँ से तो हम लोग एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, आंसर निकाल। एग्जैक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, जो कंडीशन दिया है उसके बेस पे। ऐसे नीट में अगर ये क्वेश्चन है तो जल्दीबाजी में हम लोग यही टिक करेंगे। ठीक है, अब इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी करेक्ट आंसर कैसे निकालेंगे, उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी को बराबर करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर करते हैं, और जब स्पीड जो है 1 बढ़ गया था। तो चलो भाई, काइनेटिक एनर्जी को बराबर करा जाए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन कंडीशन में दे रखा है, काइनेटिक एनर्जी बॉय के बराबर कब होगा, जब हाफ इंटू में मास ऑफ मैन इंटू में वेलोसिटी ऑफ मैन में से 1 बढ़ जाए। ठीक है, तब बराबर होगा। तो हाफ इंटू में मास ऑफ बॉय इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर, यही बात हो गया। अब हाफ से हाफ कट गया, और मास मैन का जो मास है वो उसका क्या था, मास ऑफ बॉय। हाँ, तो मैन के मास को 2 टाइम्स मास ऑफ बॉय हम लोग लिख सकते हैं, 2 टाइम मास ऑफ बॉय इंटू में वेलोसिटी ऑफ मैन को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, बॉय के टर्म में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाफ टाइम। ठीक है, नहीं इसको छोड़ देते हैं, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस 1 का होल स्क्वायर मास ऑफ मैन इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉय का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कट गया, 2 टाइम्स मास को यहाँ पे हम लोग उसको निकाल देते हैं, मैन का मैन हम लोग छोड़ देते हैं प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये जो वेलोसिटी ऑफ बॉय है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन का होल स्क्वायर, जो ऊपर हम लोगों ने लाया था कंडीशन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोगों ने लाया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग उसको फिर सॉल्व करेंगे। 2 इंटू में सीधे इसका रूट ले लेते हैं, सॉरी रूट इस साइड बोथ साइड रूट होगा, तो √2 इंटू में VM प्लस 1 बराबर √2 इंटू में V इंटू में M, ये हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा √2 है ना VM प्लस √2 बराबर √2 है ना V इंटू में M। कुछ गड़बड़ हो रहा है, सॉरी यहाँ पे √2 नहीं होगा, ये 2 ही रह जाएगा। ठीक है, इसको ब्लैकिंग कर लो भाई, यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा था ना, इस वजह से यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2M हो गया, यहाँ पे इसको रिलेशन निकालना पड़ेगा। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएँ अगर है ना 2VM माइनस में √2 VM बराबर √2, और √2 VM अगर मैं इसमें से कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे बचेगा √2 माइनस में 1 बराबर √2
√2 से √2 कट गया, और मतलब कि हम लोगों को एक की वेलोसिटी देखने को मिल जा रही है। वेलोसिटी ऑफ मैन हो गया 1/√2 - 1। अगर इस ऊपर √2 + 1 से गुणा करें, नीचे भी √2 + 1 से गुणा करें, तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है कितना आने वाला है, देखने को मिल रहा है √2 + 1 और a² + b² से कट जाएगा। तो जिसका आंसर आने वाला है वो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, √2 + 1 आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ किस चीज़ का, वेलोसिटी ऑफ मैन का। और हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी ऑफ मैन जो है 2 टाइम्स है मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉय का। तो यहाँ पे उसका इसकी वजह से इसका आंसर चला जाएगा, वो आंसर आपका बी चला जाएगा। दैट विल बी योर आंसर। थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है लेकिन आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। द बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव द सेम मोमेंटम, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी इज। मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पता है करना है, ठीक है। तो अगर मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम होता है मास इंटू में वेलोसिटी। इसका मतलब m1 v1 जो है m2 v2 के बराबर होने वाला है, ये कंडीशन हमको पता है। अब पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा, तो हम इसी इक्वेशन से काइनेटिक एनर्जी को बनाएंगे, तभी हम लोग देख पाएंगे कि काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या होगा उसके मासेस के टर्म में। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद v1 का स्क्वायर आ जाएगा, इधर m2 v2 का स्क्वायर आ जाएगा। दोनों तरफ हाफ का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, दोनों तरफ हाफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वो बच जा रहा है हाफ m, चूँकि m का स्क्वायर है तो m v1 का स्क्वायर और m1 अलग से लिख देते हैं, वही बात हुआ। यहाँ पे भी वही हाफ m2 इंटू में v2 का स्क्वायर, और जो m2 था वो अलग से लिख लिया, वही चीज़ को हम लोगों ने अलग कर दिया है। यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी बन रहा है, यहाँ ये काइनेटिक एनर्जी बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी 1 इंटू में m1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 इंटू में m2, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ अपने मास के। या फिर हम लोग ऐसे कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी 1 वर्सेस काइनेटिक एनर्जी 2, इसका जो रेशियो हो रहा है वो मास m2/m1 हो रहा है। तो इस वजह से जो इसका पहला इसका जो आंसर चला जाएगा m2/m1 चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। इफ़ द लीनियर मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाई 50% देन द काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाई। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में जो रिलेशन होता है वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p² इंटू में m होता है। और 2 यानी मास तो कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, तो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के स्क्वायर का। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यही कंक्लूजन पे हम लोग पहुँचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि लीनियर मोमेंटम को 50% से इंक्रीज़ कर दिया गया, यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी k थी, ठीक है, तो मोमेंटम जो है इसका इनिशियल था। फाइनल क्या हुआ भाई, तो इनिशियल मोमेंटम में 50% और ऐड कर दिया गया। 50% का मतलब हो गया टोटल का आधा पार्ट। तो p/2, अगर मान लो इनिशियल p था तो उसका 50% कितना हो जाएगा, p/2 हो जाएगा। तो p/2 को हम लोगों ने ऐड किया और उसको स्क्वायर कर दिया, बराबर नहीं है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बन के आ रहा है वो बन रहा है 3p/2, यानी कि 9p²/4 ये बन गया है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 9p²/4 बन गया है। तो इसको हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के साथ कंपेयर करें, यहाँ पे पता चल रहा है कि मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 9/4 इंटू में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल के, क्योंकि यहाँ पे p² की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का मान लिख सकते हैं। तो एक तरीके से अगर हम लोग कांस्टेंट को सब कट ही जाएगा तो बराबर इसकी जगह पर रख सकते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इसको डालें तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर 9/4। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, इधर भी -1 कर दो, इधर भी -1 कर दो, और इधर 100 कर दो और इधर परसेंटेज कर दो। तो यहाँ पे परसेंटेज कितना प्रतिशत का लाभ हुआ ये हमको पता चल जा रहा है यहाँ पर। इस वजह से इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा 5/4 इंटू में 100, और ये हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हो गया 125% का इसके पास क्या आ रहा है, बेनिफिट आ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है 125% की बेनिफिट में है। इस वजह से इसका जो आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? बोल रहा है द ग्राफ बिटवीन, ये काइनेटिक एनर्जी का रूट है, एंड 1/p क्या होने वाला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में रिलेशन मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रिलेशन मालूम करने के लिए हम लोग जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है, जिसको हम लोग इसने ई के लिखा है, तो वो जो है वो क्या होता है, p² × 2 में m होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों, अब ऐसा हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं, तो बोथ साइड रूट कर देते हैं, तो ये रूट ई के हो जा रहा है और p/, तो अंडर रूट में 2 × में m हो जा रहा है, ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या इधर ला दे रहे हैं, ई के बाई पी बराबर 1/√2 × में m, यानी यहाँ पे अगर हम लोग इसका ग्राफ देखें तो 1/p के साथ अंडर रूट में e/k का ग्राफ सभी ऑप्शन में है, तो इसका मतलब हमको इसको स्केल लिख सकते हैं ई के मल्टीप्लाई में 1/p बराबर 1/√2 में m। अब हम लोग अगर देखें तो ये अंडर रूट में 2 × में m, ये पूरा पार्ट जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग k लिख सकते हैं। और अगर हम लोग जो है ई के को x मान लें और 1/p को एक वैल्यू माने, है ना, ये 1/p y मान ले और ई के को x मान ले, तो ये ऐसा ही लिखा हुआ है x y और इधर कांस्टेंट था तो k। ये जो इक्वेशन है वो किस चीज़ का इक्वेशन है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का इक्वेशन है। तो इस वजह से जो इसका ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, इसका ग्राफ जो है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इसी वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला चल जाएगा, यानी ऑप्शन जो है इसका सी आंसर चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ मास m इन ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट अंडर ए कांस्टेंट फोर्स इज। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो होता है ½mv², ठीक है। तो इसके हिसाब से तो हम लोग बोल देंगे कि मास पे डिपेंड करेगा, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे देख रहे हैं कि वैरी करेगी कब, जब किसी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कांस्टेंट फोर्स रहेगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है ही, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज करेगी, तभी तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को मास डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं बता सकते। जब किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन फोर्स के साथ कैसा होता है उसको देखकर ही हम लोग बोल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फोर्स लगता है तो वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो वर्क होता है, वर्क डन किसी का होता है, वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। एक तरीके से काइनेटिक एनर्जी चेंज यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में ही बात कर रहा है, और वर्क जो होता है वो इसके फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट का होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि फोर्स भी कांस्टेंट है और उसके थ्रू जो सर्टेन डिस्टेंस है वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी का चेंज है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी भी तरीके से मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो उस बॉडी के पर कितना कांस्टेंट फोर्स लग रहा है वो इस बात पे निर्भर कर रही है, और कितना डिस्टेंस तक वो बॉडी चला है इस बात पे वो डिपेंड करे। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो मास डिपेंडेंट नहीं होगा जब उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। इस वजह से इंडिपेंडेंट ऑफ मास m, दैट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स a 2 kg body moves such that its position x as a function of time t is given by this, where x is in meter and t is in second। वर्क डन क्या होगा इस फोर्स के थ्रू फर्स्ट 2 सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं कि वर्क डन अगर हमको निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना है, फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन अगर हम लोग करते हैं तभी हम लोग को किसी पर्टिकुलर द्वारा यहाँ पे मिलेगा। इंटीग्रेशन हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी वेरिएबल है और डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है। अब फोर्स कैसे वेरिएबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, और एक्सेलरेशन कैसे वेरिएबल है वो हम लोग देख लेते हैं। फंक्शन जो है वो दे रखा है कि इतना, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं और डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिलेगा dx/dt, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे हो जाएगा 3t²/3, दैट इज t से t कट गया तो ये हो गया t²। तो पहला इक्वेशन तो ये मिल गया, और दूसरा में एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे लिए 2t। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरिएबल तो फोर्स भी वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वही वाला फिनोमेना लिखेंगे, वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग लिखते हैं dx, x की और डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे हम लोग x लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पे dx लिख लाया तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि dx को यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन से dx को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज़ t²dt, ये लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यही वाला चीज़ जो है यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू में एक्सेलरेशन,
तो मास कितना दे रखा है भाई, मास दे रखा है 2 kg ना, 2 kg का बॉडी। यस, तो फोर्स को हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, फोर्स को लिख लिया मास यानी कि 2 kg इंटू में एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है विच इज़ 2t, और यहाँ पे dx की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं t² dt जो विच इज़ द मल्टीप्लाइंग। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो 4t³ dt हो जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट करना है 0 to 2 सेकेंड तक, टाइम का लिमिट आ गया, टाइम का लिमिट रखेंगे और यहाँ पे टाइम वेरिएबल में था और यहाँ पे पूछा भी है कि वर्क डन जो है फर्स्ट 2 सेकेंड में क्या होगा, इस वजह से जो लिमिट होगा उसका 0 to 2 सेकेंड जो है इसका लिमिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है 4t⁴/4 ये 0 से 2 हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ पे गया और 2⁴ और ये हो जाएगा 16 जूल जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने कैसे किया, जो फंक्शन था उसी को डबल डिफ्रेंशिएट करा है और डबल डिफ्रेंशिएट करके इसका एक रिलेशन मैंने यहाँ पे लाया है। फिर इस रिलेशन को जब भी हम लोग वेरिएबल फोर्सेस का या वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन निकालेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, वही इंटीग्रेशन का हम लोगों ने सहारा लिया है और इंटीग्रेशन का जो लिमिट है उसको मैच कर जाए, जो वेरिएबल है वो मैच कर जाए, उसको सेम करने के लिए हम लोगों ने टाइम का फंक्शन का यूज़ किया है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पर टाइम का फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स दैट वेरीज विद द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे मास जो है वो बोला है, मास जो है वो 5 kg का मास यहाँ पे बोला है। फिर बोल रखा है इफ़ द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स आउट फ्रॉम द रेस्ट एट अ पॉइंट x = 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 50 मीटर जब ऑब्जेक्ट जाएगा तो उस सिचुएशन में इसकी स्पीड क्या होने वाली है, ये बात बोला है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया अंडर कर्व होता है, ये एरिया जो है हमको क्या देने वाला है, ये हमको देने वाला है वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। चूँकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये ट्रेपीजियम का एरिया है, तो ट्रेपीजियम का हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू में दोनों साइड जो पैरेलल साइड है उसका जो है एडिशन हो जाएगा और इंटू में हाइट कितना है भाई 10 हाइट है और ये हमको देने वाला है वर्क। और वर्क जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ पे 2 5 10 कट गया, 75 इंटू में 5, ठीक है 70 5 75 इंटू में 5 और ये जो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दे देगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग लेंगे हाफ इंटू में mv²। तो मास कितना दे रहा है 5 और v इंटू में स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 से 5 कट गया, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि 75 मल्टीप्लाई में 2 बराबर v², यानी कि v की जो वैल्यू आ गई 75 दूना है 150, 150 का रूट और 150 का रूट यानी कि लगभग 12 का जो रूट होता है 144, यानी कि लगभग 13 का 169, तो लगभग जो है इसका 12 पॉइंट समथिंग यानी 2 आ रहा है। दैट इज ए, दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास 20 kg इज मूविंग इन द x डायरेक्शन है ना विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज़ सब्जेक्टेड टू रिटार्डिंग फोर्स। ओके, तो 10 मीटर से चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन रिटार्डिंग फोर्स आ गया बीच में जिसका वैल्यू वेरिएबल है। ओके, ड्यूरिंग इट्स ट्रैवल 20 मीटर से लेकर 30 मीटर तक चला, मतलब 10 तक तो 20 मीटर से 30 मीटर चला, जिसकी वजह से उसको रिटार्डिंग फोर्स झेलना पड़ा। इसके वजह से उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा या क्या होगा, इस चीज़ को हमको बताना है। हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो हम लोगों को देख रहे हैं कि फोर्स वेरिएबल है और फोर्स वेरिएबल है तो हम लोग वर्क डन जो है इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स इंटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। इस चीज़ को हम लोग इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालेंगे। तो फोर्स दे रखा है वो माइनस में 0.1 इंटू में एक्स दे रखा है और एक्स डायरेक्शन में है, तो इसमें स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हम लोग मान सकते हैं कि जो पार्टिकल है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चला dx। ठीक है, यहाँ पे चला, ठीक है, तो ये छोटा सा फोर्स लगा और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चला, और लेकिन अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट चल रहा है तो इतना फोर्स लग रहा है और जिसके वजह से वर्क में मान लो W हुआ। और अब अगर हम लोग 20 से 30 चलेंगे इस फोर्स पे तो कितना डिस्प्लेसमेंट चलेगा, तो ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिमिट रख दे तो भाई कहाँ से कहाँ तक चलना है, 20 से चलना है 30 तक। ठीक है, तो 20 से 30 चलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे 0.1 x²/2 लिमिट हम लोग रख देंगे, दैट इज़ 20 से 30 तक जाना था। तो यहाँ पे ये जो है 10 चला जाएगा, तो -1/20 और यहाँ पे 900 है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 बाहर निकल गया, x का स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ये यहाँ पे ये आ जाएगा
और इसको अगर हम लोग इरेज करें तो यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है वो आ रहा है आपके लिए 1/20 इंटू में 500, 0 से 0 कटा, 2 से ये चल कट जाएगा 25 दान में, ठीक है। तो यहाँ पे 25 आ गया क्या, वर्क डन। तो वर्क डन जो हमारा आया है वो कितना आया है, 25 आ गया। तो ये तो हो गया हमका वर्क डन। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो ये हो गया तुम्हारे लिए 25 जो कि माइनस में था, सॉरी -25। एंड यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी का हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हमको निकालना है माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या होगा, जो इनिशियल से चल रहा था, हाफ इंटू में मास कितना दे रखा है 20, और इनिशियली वो 10 की स्पीड से जा रहा था, तो 10 का स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे माइनस में 25 इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, माइनस में ये हो गया 10 और ये हो गया 100, तो ये हो गया 1000। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी निकल रही है वो 1000 माइनस में 25 विच इज़ द 975 जो है, यानी 975 जो है फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी इसके फोर्स के वजह से। तो इसका जो आंसर चला जाएगा वो हो जाएगा ए। 10 का जो आंसर गया वो ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन द फिगर, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन द पार्टिकल इज। मतलब किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है और फोर्स की वजह से वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो टाइम जो है 0 के वैल्यू के बराबर है, तो इस समय पे जो वेलोसिटी था वो 20 था, यानी कि इनिशियल स्पीड जो था उसका 20 था, और जब टाइम 2 सेकेंड हुआ वेलोसिटी 0 हो गया। तो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हम लोग कर दिए। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी ही 0 हो गई ना। देखो ना भाई, हाफ mv² और 2 सेकेंड में वेलोसिटी इसकी 0 है, इस वजह से यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी की जो वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो 0 हो गई, चलो ये 0 हो गया, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ, मास कितना दे रखा है 2 और v², इनिशियल स्पीड इसकी v थी, उसका स्क्वायर कर दो, 2 से 2 कट गया, माइनस 2 के 4 यानी कि 400। जो वर्क डन चला जाएगा वो चला जाएगा b, दैट इज़ -400, इसका आंसर हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से भी बना सकते हैं, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकलेगा जो कि नेगेटिव में होगा, तो वहाँ से हम लोग फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम भी दे रखा है। तो अब इन दोनों को फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके भी हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं, तो वो भी एक तरीका है निकालने का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जो बोल रहा है पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg ट्रेवल्स विद स्पीड गिवन बाई समथिंग दे रखा है, आफ्टर सम टाइम्स वेलोसिटी कुछ हो गया, वर्क डन क्या होगा इस पूरे इंटरवल में, यानी कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग वर्क डन निकालेंगे सिंपल काइनेटिक एनर्जी के चेंज से। तो वेलोसिटी पहले निकाल देते हैं। तो इनिशियल जो इसकी वेलोसिटी थी वो क्या हो जाएगी, अगर इसको हम लोग तोड़ते हैं तो अंडर में 4 का स्क्वायर है ना, प्लस में 16 का स्क्वायर, तो चौचौ के 16 और 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो 256 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 दुना के 12 का 2 हाथ से लगल 1, 5 1 6 1 7 और 2, ठीक है। और जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 88 64 प्लस है ना 20 का 400, तो ये हो जाएगा आपके लिए 464, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग निकालिए, रूट को हम लोग हटा सकते हैं, v² आएगा तो अब आपस में हट ही जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे वर्क डन जो है लिखें, वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम लोग हटाना पड़ेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m है ना, v फाइनल का स्क्वायर और उधर भी v इनिशियल का स्क्वायर, तो कॉमन सीधे ले सकते हैं ना, v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस में v इनिशियल का होल स्क्वायर। तो हाफ मास कितना दे रखा है 0.01 kg है, ठीक है। v फाइनल का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 464, और माइनस में इसका स्क्वायर करेंगे क्या होगा 272, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसको चीज़ को सॉल्व करते हैं, ये हो गया 272, यही चीज़ यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा आपके लिए 1/200, और 464 में 272 अगर घटाते हैं तो 2 16 में यहाँ पे हो गया 9 एंड 1 192 हो जा रहा है। और यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, जिसका जो है वो अगर डबल जीरो करें तो यहाँ पे 1.9 समथिंग आता है, तो जो इसका आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा 1.92/2, यानी कि 0.9 18 और 6
0.96, यानी कि इसका डी आंसर दैट विल बी योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है द मास ऑफ ए मास ऑफ 1 kg इज एक्टेड अपॉन बाय अ सिंगल फोर्स दे रखा है। अंडर दिस फोर्स इट इज डिस्प्लेस फ्रॉम दिस टू दिस इफ इनिशियली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वाज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइनल स्पीड इसका क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको फोर्स दे रखा है, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पार्टिकल का मास भी दे रखा है और पार्टिकल का स्पीड दे रखा है, हमको फाइनल स्पीड पता करना है। ये सिंपल जो क्वेश्चन है वर्क एनर्जी थ्योरम का ही क्वेश्चन है। हम लोग क्या करेंगे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन पहले कैलकुलेट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो वर्क डन होता है वो वर्क डन क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस में 4j कैप, डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है 1i कैप प्लस j कैप हो जाने वाला है, यानी कि यहाँ पे 4 + 4 = 8। तो यहाँ पे वर्क डन निकल गया, वर्क डन क्या होगा, 8 जूल वर्क डन हो जाएगा। और वर्क डन जो है होता क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो 8 जूल है और ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ½ m v फाइनल का होल स्क्वायर माइनस में v इनिशियल का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बाई मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 1 kg। तो यहाँ पे मास की वैल्यू रखेंगे, ये तो हो गया 16, ये वर्क डन जो है वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और मास का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 1, तो वहीं कट गया फाइनल का v फाइनल का होल स्क्वायर। इनिशियल जो इसकी स्पीड दे रखी है 2 यानी कि 4 हो गया। ठीक है, तो 4 इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 16 4 20, और 20 का रूट है ना, तो 20 का रूट हम लोग को कितना आ जाएगा भाई 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि इसका आंसर जो है वो बी चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा हैंड राइटिंग ख़राब होने की वजह से थोड़ा घिचमिच हो सकता है, लेकिन मैंने समझाया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रेज्ड वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ दिस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट दिस हाइट। मतलब कोई भी एक मास था 5 kg का, उसको उठा के रख दिया गया है 10 मीटर हाइट तक। तो अब बोल रखा है कि हाइट पे जब रख दिया गया है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटीज़ की क्या होने वाली है। तो चूँकि फोर्स दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो यहाँ पे हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाई वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। अब वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव तो है नहीं, वर्क डन बाई ग्रेविटी होगा, दैट इज द है ना, क्योंकि ऊपर ले जा रहे हैं तो फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, इस वजह से माइनस में आ जाएगा mgh, तो 5 हो गया, g का 10 लिखते हैं जो दिया नहीं है, h हाइट भी 10 है, प्लस में 170 न्यूटन का फोर्स लगाया और 10 मीटर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी वर्क हो गया, एक वर्क किया गया फोर्स लगाकर, एक वर्क की ग्रेविटी, और ये बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है इनिशियल तो 0 हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा इनिशियल इस वजह से 0 क्योंकि कोई स्पीड था नहीं, उठाया गया था, ½ mv²। यहाँ पे हो जाएगा 500 और ये हो गया आपके लिए 1700। ठीक है, तो 500 में से 1700 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपके लिए 1200। ये 1200 बराबर हाफ मास दे रखा है आपके लिए, मास दे रखा है 5 kg। ठीक है, 5 kg दे रखा है मास, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू में 5 kg मास इंटू में v²। ठीक है, तो ये 12 दूना के 2400 बाई 5 का रूट ही आपके लिए वेलोसिटी हो जाएगा, और जो कि हम लोग यहाँ से अगर कैलकुलेट करें कि 2400 डिवाइडेड बाई 5 ये आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 480, और 480 का जो रूट आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 22-23 के अप्रॉक्सीमेटली आ जा रहा है। तो इस वजह से जो इसका आंसर चला जाएगा वो आंसर सी चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। यहाँ पे हम लोग जी का मान शायद 9.8 लिखेंगे तो करेक्ट आंसर आने वाला है, इस वजह से चौथा का आंसर सी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड hits a spring fixed at the other end of the force constant 1000 न्यूटन and comes to rest after compressing the spring। compression क्या होने वाला है। तो यहाँ पे ये एक बेसिकली एक सेटअप के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, और सेटअप बेसिकली कुछ इस प्रकार कि मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि एक स्प्रिंग बना गया है इस तरीके से, और यहाँ से एक ब्लॉक आ रहा है, ब्लॉक जो है कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, इसका जो मास दे रखा है वो मास दे रखा है 0.1 kg में, और इसकी जो वेलोसिटी दे रखी है
वो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है वो 1000 न्यूटन दे रखा है, न्यूटन मीटर इनवर्स सॉरी। तो ये बोल रखा है कि ब्लॉक कुछ भी वेलोसिटी से आया जो कि 10 मीटर पर सेकंड था और आके कंप्रेस कर गया स्प्रिंग को किसी एक्स, और तब जाके ये कंप्रेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे वर्क ना ही ग्रेविटी का वर्क डन हो रहा है और ना ही कोई फ्रिक्शन है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी यहाँ पे जीरो होगा। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव ही होंगे और कंजर्वेटिव में स्प्रिंग का फोर्स है, तो स्प्रिंग का जो वर्क डन होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। और यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल में जो ब्लॉक है वो रुक जा रहा है, इस वजह से फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। और यहाँ पे जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग माइनस पहले से लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना, इस वजह से। तो यहाँ पे हम लोग चलो इसको और ऊपर करते हैं, तो माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, इसमें कंप्रेशन है। और यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ mv²। तो हाफ से हाफ ये भी गया, और के की वैल्यू 1000 थी, एक्स स्क्वायर है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। और यहाँ पे हाफ mv², मास जो है 0.1 kg था, वेलोसिटी 10 का स्क्वायर यानी 100 हो गया। यहाँ से 10 और ये 10 कट गया, और यहाँ से 10 से ये 10 कट गया। तो x की वैल्यू जो है 1/100 और इसका रूट हो जाएगा, और जो कि x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/10 यानी 0.1। यानी जो x की जो वैल्यू आने वाली है 0.1 यानी 15 का जो आंसर आ जाएगा वो बी आंसर आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ए मास ऑफ 2 kg फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर ऑन अ स्प्रिंग ऑफ अ फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, स्प्रिंग कितना कंप्रेस्ड होगी। यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि मान लो एक तरीके सा ये स्प्रिंग हो, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक स्प्रिंग है इस तरीके से, और यहाँ से ऊंचाई से एक डब्बा है, बॉक्स है, जो इस स्प्रिंग पे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये एच हाइट हम लोग मान लेते हैं, ये एच हाइट है, और हाइट जो दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर यानी कि 0.4 मीटर हो गया, और जो मास हो गया वो हो गया तुम्हारे लिए 2 kg मास दे रखा है। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है 1960। ठीक है, तो जैसे ही ये ब्लॉक जो है इस स्प्रिंग पे गिरेगा तो ये कुछ एक्स कंप्रेस भी करेगा, जिसको हम लोग मान लेते हैं एक्स कंप्रेस किया। तो वहीं ये बताना है कि जब गिरेगा तो कितना स्प्रिंग का कंप्रेशन हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाई ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्क कोई नॉन कंजर्वेटिव वर्क कर नहीं रहा है, तो इस वजह से इसका जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है नहीं। ग्रेविटी वर्क कर रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में वर्क कर रही है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो इसी वजह से एम जी यहाँ पे हो गया इसका फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ भाई ब्लॉक का h प्लस एक्स। तो h तो गिरा ही है, साथ में x भी गिरा है स्प्रिंग के साथ, क्योंकि स्प्रिंग को कंप्रेस किया किसने, ब्लॉक ने, तो ब्लॉक भी तो x गया है, इस वजह से एम जी एच प्लस एक्स। और स्प्रिंग का जो मतलब फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है ऊपर हुआ है, इस वजह से माइनस आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग का फोर्स, सॉरी स्प्रिंग का वर्क डन, और बराबर ब्लॉक का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जहाँ से रिलीज किया गया था वो भी जीरो था, और बाद में जब स्प्रिंग रुक गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इधर जीरो ही लिख दो। तो अब हम लोग का इक्वेशन बन गया है, तो इसको इधर सॉल्व कर दो, सिंपल सा। यहाँ पे एम जी एच प्लस एक्स, और ये हो जाएगा बराबर में हाफ के एक्स स्क्वायर। ये हमारा आ गया मेन इक्वेशन विच वी हैव टू सॉल्व। और यही जो मेन इक्वेशन है इस चीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो है हमारा जो रियल आंसर जो है आएगा, और जो रियल आंसर है वो हमारा 16 का ए होगा, दैट इज 10 सेंटीमीटर, दैट विल बी योर आंसर। यू हैव टू सॉल्व दीज इक्वेशन। ओके, सॉल्व तो कर ही लेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड। तो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइंड होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होता है। क्यों, यहाँ पे रीज़न है क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको इनिशियल और फाइनल पॉइंट से ही मतलब रहता है, पाथ में क्या गया क्या नहीं उससे उसको कोई मतलब नहीं होता है, और क्लोज्ड पाथ में जो जीरो वर्क डन होता है जीरो हो जाता है।
तो कंजर्वेटिव वहाँ लिख सकते हैं जहाँ हम लोग चेंज को रिप्रेजेंट करें। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में चेंज को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर कोई क्लोज्ड पाथ है, अगर मैं यहाँ से यहाँ बॉल रखूँ, इसका पोटेंशियल यू मानूँ और उस बॉल को घुमा के फिर से यही मान लाऊँ, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कुछ नहीं हुआ। तो रेफरेंस होता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है, इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी जो है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइन होगा। तो ये जो इस 17 का जो आंसर चला जाएगा, वह आंसर जो चला जाएगा दैट विल बी योर बी, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज इफ द वर्क डन। पहला ऑप्शन दे रखा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कब का इंक्रीज़ करता है? अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का तभी इंक्रीज़ करेगा जब कोई भी काम ज़बरदस्ती कराया जाए, ठीक है। अगर मान लो कोई बॉल है, वो अपने आप वो नीचे गिर गया, तो यहाँ पे ये काम स्वयं ही हो गया, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। लेकिन वो सारे वर्क जो ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहे हैं, है ना, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहे हैं, यानी कि बॉल को हम लोग जो है ऊंचा उठाते जा रहे हैं। मान लो एक बॉल है, इसको ऊंचा उठाते जा रहे हैं, तो उतना ज़्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी उस बॉल में इंक्रीज़ है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है, क्योंकि नीचे जाके वो बहुत बड़ा आघात करेगा। तो इस वजह से इसका मतलब ग्रेविटी से दूर जा रहे हैं, यानी ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं उनके अगेंस्ट में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज़ कर जाता है। तो इस जैसे 18 का जो आंसर चला जाएगा वो ए चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है द पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम दे रखा है, कंजर्वेटिव फोर्स सिस्टम का दे रखा है, ठीक है। अब बोल रखा है पोटेंशियल एनर्जी इक्विलिब्रियम पे क्या होगा। तो अब हम लोग जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन दे रखा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो फोर्स होता है वो माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, u फंक्शन दे रखा है, u बराबर 7/2 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस में 3 इंटू में एक्स, ठीक है। थोड़ा सा पेन का साइज यहाँ पे जो है इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो du/dr है ना बराबर 7/2 इंटू में 2 इंटू में एक्स माइनस में 3 हो गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो गया du/dr बराबर 7x माइनस में 3, और माइनस इस साइड लगा दो, माइनस इस साइड लगा लो, तो माइनस का डिफ्रेंशिएशन जो है गया वो हो गया फोर्स। तो फोर्स यहाँ पे हो गया, तो फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस 7x प्लस में 3, ठीक है। माइनस 7x प्लस 3 हो गया। तो ये बोल रखा है इक्विलिब्रियम पर डिस्टेंस क्या होगा। तो इक्विलिब्रियम हम उसी स्टेट को कहते हैं जहाँ पे फोर्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जीरो हो जाए। तो फोर्स को जीरो कर दो ना भाई, यहाँ पे फोर्स को हम लोगों ने जीरो कर दिया, और फोर्स को जीरो कर दिया तो यहाँ पे है माइनस में 7x प्लस में 3, यानी 7x इज इक्वल टू में 3, यानी x की वैल्यू जो है वो 3/7 आ गया। तो जो इसका आंसर चला जाएगा वो 3/7 चला जाएगा, जो कि यहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमसे डिस्टेंस नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी। तो जल्दीबाजी में डिस्टेंस को पोटेंशियल एनर्जी मत पुट कर देना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फंक्शन में x की वैल्यू डालनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम लोग इसको डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ पे कितना होने वाला है। तो हमारा 3/7 आ रहा था, इस 3/7 को हम लोग डाल के देखते हैं, पहले इसको इरेज करना पड़ेगा। चलो 3/7 को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी में डालेंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पर पूछा था पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो 7/2 इंटू में 3, 3 के 9, 7 7 49 माइनस में 3 इंटू में 3/7, ठीक है। 7 से 7 गया, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हो गया 9, 7 दूना के 14 माइनस 3 के 9, और यहाँ पे होगा हमारे लिए 7, 14 जो है एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस में 9 दूना 18, तो -9/14 जो है इसका आंसर हो जाने वाला है। तो जो इसका आंसर चला जाएगा दैट इज़ नेगेटिव में है, जो है -9/14 चला जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हम लोग जल्दीबाजी में डिस्टेंस रख देते हैं, यही गलती हो जाती है एग्जामिनेशन में, लेकिन हमको पोटेंशियल एनर्जी बोला है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। ओके,
क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर इज लेफ्ट एट ए। कोई पेंडुलम है जिसको ए से छोड़ा गया है, यानी कि इनिशियली स्पीड जो है इसका 0 हो गया, और जब वो बी पे पहुंच रहा है इट लॉसेस द 10% ऑफ टोटल एनर्जी ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस की वजह से अपने टोटल एनर्जी का 10% वो खो दे रखा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी? तो ये सारा जो खेल है एनर्जी कंजर्वेशन का ही है। एनर्जी जो है इनिशियल इसके पास कितना था, mgh विच इज़ द योर हिज पोटेंशियल एनर्जी था। मास दे नहीं रखा है, ग्रेविटी हम लोग 10 मान लेते हैं, और हाइट यानी वही लेंथ जो है वो 2 मीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे इसके पास 20 m जो है यहाँ पे इनिशियल इसकी एनर्जी थी। अब क्या हुआ कि इस 20 m का 10% लॉस चला गया, 10% जो है लॉस चला गया। तो 10 से 10 इंटू में m था, तो यहाँ पे 2 m एनर्जी जो है इसकी बची, लॉस हो गया। तो बची कितनी एनर्जी, 20 m माइनस में 2 m, यानी कि रिमेनिंग जो एनर्जी हुई वो 18 m बच गई। ये रिमेनिंग एनर्जी बची। अब जो 18 m बची है वहीं इसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर रही है एट द बी पॉइंट। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो हाफ mv² होता है, और ये कितना है भाई 18 m है। तो m से तो m गया ही, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर 18 दूना के 36, तो वेलोसिटी जो है वो 6 आ जाएगी आंसर। तो इसका जो आंसर चला जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी योर ए, दैट विल बी योर आंसर। इस वजह से ए चला जाएगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास m थ्रो vertically upward attains a maximum height at what height will its kinetic energy be 75% of its initial value। यानी बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि m मास का है और उसको फेंका गया है नीचे से, और वो किसी h हाइट तक अटेन कर पा रहा है। तो बोल रखा है कि कोई नीचे से वो किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे जाए, मान लो हम लोग h' हाइट मान लेते हैं, उस हाइट तक उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए वो 75% उसके इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की हो जानी चाहिए। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम के बेस पर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कि जो भी काइनेटिक एनर्जी थी वो ऑलरेडी किसके है भाई, टोटल पोटेंशियल एनर्जी में तो कन्वर्ट होगी ही होगी, क्योंकि कोई यहाँ पे रजिस्टिव फोर्स नहीं है। तो हमारा पहला कंडीशन तो ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर हो जाएगी mgh की। लेकिन हम लोगों को कब का हाइट चाहिए, जब काइनेटिक एनर्जी उसके कब तक पहुँचे, उसके 3/4 यानी 75% ऑफ टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के हो जाए तब। तो यहाँ पे सबसे पहले मान लो हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी दिया और वो 75% यानी 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में बटा होगा, और प्लस उस पर्टिकुलर हाइट, जिस हाइट को हम लोग h' मान रहे हैं, उस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी भाई, क्योंकि किसी पर्टिकुलर h' पे जाके जितना एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी में बटा है उसका 25% जो है वो किस में बढ़ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो मान लो h' वहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग mgh तो कह सकते हैं, तो mgh यहाँ लिख दिया, और 3/4 को भी यहाँ पे भी mgh लिखेंगे, mgh यहाँ लिख दिया, प्लस में mgh' यहाँ लिख देंगे। अब इसको इधर लाएंगे, इस वाले को इधर लाते हैं, तो यहाँ पे देखने को मिलता है इसकी जो वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद mgh/4 डायरेक्ट मैंने किया है, तो mgh/4 ये तो कैलकुलेशन इजी है ही, और mgh', ठीक है, mg से mg कट गया, तो यहाँ h' की वैल्यू जो है h/4 क्लियरली हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका जो आंसर चलने जाने वाला है h' का वो h/4 यानी कि सी आंसर जो है एक इसका होने वाला है, दैट विल बी योर आंसर। Subscribe to my YouTube channel and press the bell icon which is present here.